हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम एजुकेशन पॉइंट कराऊँ। आज हम आपको इंटरमीडिएट के कोर्सेस में फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस जो आते हैं, अक्सर पोएम के जो पार्ट दिए होते हैं उससे संबंधित का जाता क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ये जो है आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब है। सिलेबस में जहाँ से प्रेस्क्राइब है वो फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार कहे जाते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। मेनली 7 दिया है, लेकिन आपके 7 के अलावा भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में जो दिया है ये है अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच और अथवा अलंकार कहते हैं, पोएटिक डिवाइस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पोएटिक डिवाइस देखिए, आपको जो सिलेबस में दिया है उसको मैं बाकायदे ढंग से उस पूरे चैप्टर को मैं उठा के लाया हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे कि कहाँ पर आपको दिया गया है उस सिलेबस में। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। कक्षा 12 के लिए भी है और कक्षा 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए भी है। हालांकि ये जो है वो 11 का है, ये 11 क्लास 11 की जो बुक है उसी को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है कि ताकि आप देख लीजिए। अपनी जो इंग्लिश है वो सेक्शन ए में डिवाइड है, ठीक है, सेक्शन बी में डिवाइड है, सेक्शन सी में भी डिवाइड है, सेक्शन डी में भी डिवाइड है। तो सबसे आखिरी में जो डिवाइड है पोएट्री से संबंधित, ये जो पोएट्री पार्ट है ना, पोएट्री पार्ट से देखिए एक लिखा हो नोट, क्वेश्चन रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, हमारे पोएम के क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, तो वो जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आइडेंटिफाई फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडिंग इन द पोएट्री सेक्शन। क्या आता है? सिमिली आता है, मेटाफर आता है, पर्सनिफिकेशन आता है, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ऑनोमेटोपोइया। ये 7 जो है मेनली आपको फिगर ऑफ स्पीच में दिया है। लेकिन हम लाइन टू लाइन समझ करके इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर कैसे आते हैं क्वेश्चन। और ये भी मैं बताऊंगा कि बोर्ड में किस सेशन में कब कब आया है और हम लोग पहचानेंगे भी कि कौन कौन आया हुआ है। पहले तो हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं इसके फिगर ऑफ स्पीच के। पहले चलते हैं सिमिली में, ठीक है। तो आज जाइए हम लोग चलते हैं जहाँ जिसके लिए सब लोग जुड़ जाइए, आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ज्वाइन करके और इसको अच्छे से डीपली समझ करके हम लोग अपने अच्छे अंक अर्जित कर लें, ठीक है। 2 नंबर फिक्स कर लें। अब देखिए, ये है आपका फिगर ऑफ स्पीच, यहीं से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके आराम से स्लोली चलते हैं रिवीजन के तौर पर और जल्दी होगा भी, ठीक है। आ जाइए, ये फिगर ऑफ स्पीच है किशोर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से हमारे। फिगर ऑफ स्पीच, अ फिगर ऑफ स्पीच इज डिविएशंस, मतलब विचलन होता है, तब तो कर सकते हैं, फ्रॉम द ऑर्डिनरी मतलब साधारण यूज ऑफ द वर्ड विथ व्यू, जो दृश्य को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, देयर इफेक्ट्स, उसके अपने प्रभाव को और ज्यादा लुक देता है। अर्थात फिर से देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, इस शब्द को ऑर्डिनरी यूज जो साधारणतः यूज होता है ऑफ द वर्ड शब्द का, विथ ये व्यू टू इंक्रीजिंग जो बढ़ा देता है, व्यू दृश्य को बढ़ाने के कार्य करता है, इफेक्ट को, उसके अपने प्रभाव को जो है क्या करता है, बढ़ा देता है। अलंकार यही तो करता है, अलंकार शब्द को क्या करता है, सुशोभित कर देता है और ज्यादा अच्छा बना देता है। तो अब देखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एथेंटिक डेफिनेशन है जिन्होंने जेसी नेस्टफील्ड ने लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि क्या जाते हैं, ये इन्होंने एथेंटिक परिभाषा इन्होंने दिया। कभी परिभाषा हालांकि आता नहीं है फिगर ऑफ स्पीच का, लेकिन जानने के लिए तो हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे लिखते हैं, इसमें आगे देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच, अच्छा हिंदी भी देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी का अर्थ होता है कि अलंकार के प्रयोग से कविता और अधिक सुंदर बनाया जाता है। चलिए ठीक है, ये भी है, मतलब कि कविता को और अधिक सुंदर बनाया जाता है। हिंदी की बात हो गई, थोड़ा सा हिंदी इसलिए दिए कि आप अच्छे से समझ के और अपने समझ भी लेंगे और इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, अपने माइंड में इंक्लूड कर लेंगे। अलंकार के साधारण विचारों को अधिक सुंदर व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भिन्न प्रकार से वर्णन किया जाता है। आवाज न करें। अब आते हैं काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, अभी मैंने मेनली आपको जो सिलेबस में दिया है 7, वो मैंने डिस्कस किया। 7वां में पहला है सिमिली, दूसरा है रूपक, तीसरा है मानवीकरण, चौथा है विरोधाभास और हाइपरबोल और एपोस्ट्रोफी और ऑनोमेटोपोइया। यही 7 थे अपने सिलेबस में। तो ये 7 पहले डिस्कस कर लेते हैं, एक्स्ट्रा भी बताते हैं आपको। पहले इतना समझ लें बढ़िया से और नंबर को फिक्स कर लें, ठीक है। आ जाइए, सिमिली में पहले चलते हैं।
सिमली, देखिए सिमली कहता क्या है, थोड़ा सा कभी कभी क्या आता था पहले ना कि सिमली आता है डेफिनेशन, एक एग्जांपल लिखो 2 नंबर ले जाओ। जैसे मैंने कहा कि हिंदी में आता है ना, हिंदी में कि रूपक का परिभाषा लिखिए उसके और उदाहरण से समझाइए तो 2 नंबर आता है। उसी तरह इसमें भी आता था कि अब पहले तो अब तो क्या होता है, पहचानने का तरीका आ गया, कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। पोएम में 4 लाइन दे दिया, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिया, कहा कि इसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, वो लाइन में पोएम वाली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, तो वो चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, सिमली चलते हैं। अब सिमली कह रहा है, लाइन से चलते हैं, इसको व्याख्या समझेंगे थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस नॉर्मली इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ कंपैरिजन, एक कंपैरिजन है, तुलना है, इज मेड बिटवीन, जो बनाता है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट कॉमन होता है, जो डिफरेंस 2 तत्व होते हैं उसके कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स होते हैं, लाइक, सो और एज, एज सो लाइक, यानी कीवर्ड है एज सो लाइक, ये ट्रिक समझ लेंगे, एक तरह से इसका ट्रिक समझ लेंगे हम, एज सो लाइक का। अब इसका ट्रिक समझ लेंगे, ये जहां देखे एज सो लाइक हम तुरंत समझ जाएंगे वो क्या है, सिमली, बिना सोचे समझे मारेंगे। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अर्थ बदल के दूसरे पॉइंट में भी दे दिए तो समझना होगा थोड़ा सा, अगर कहीं ऐसा ना हो कि एज सो लाइक भी लगा हो और कोई अर्थ दूसरा दे रहा हो, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो मेनली जो है 99 केसेस में एज सो लाइक अगर लगा है तो आप मार दीजिए क्या है, सिमली है। चलिए इसे हिंदी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी इसलिए डाले हुए हैं ताकि आपको आसान हो एक बार समझने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है, हिंदी का, ठीक, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। इस अलंकार में 2 भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं में तुलना की जाती है। अभी मैंने कहा 2 डिफरेंट टाइप्स की तुलना की जाती है, जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। और इसमें तुलना के शब्द जो है लाइक, सो, एज, ये वाली पॉइंट तो आप एकदम लर्न कर लीजिए कि ये कहीं पर दिखा तो हम तुरंत मार देंगे। शब्द ही इस अलंकार का प्रमुख पहचान है। चलिए ठीक है, ये तो हम अभी बता ही दिए आपको, आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, अभी आपको हम एग्जाम्पल से पूरा समझा दे रहे हैं। ठीक, आपको एग्जाम्पल समझ, लाइक इज लाइक ए वॉकिंग शैडो, मतलब कि लाइफ जो है, ये जो हमारा लाइफ है, इज लाइक की तरह है, वॉकिंग शैडो मतलब परछाई जैसे होती है उस तरह से हमारी जीवन है। चलो ठीक है, लाइफ इज लाइक ए वॉकिंग शैडो, शैडो मतलब कि पहचान, परछाई जो टहल रही हो, परछाई की तरह मेरे लाइफ जो है, जीवन जो है मेरे परछाई की तरह पीछे पीछे आ रही है, वॉकिंग कर रही है, टहल रही है। तो ये जो लाइक उपमा दे देगी किसी के, जैसे मैंने कहा राम का पग कमल के समान कोमल है, तो राम के पग कोमल है नहीं, राम के पग कमल के समान, तो कमल वाला जो चीज है वो उपमा है, इसलिए उपमा अलंकार हम चल भी रहे तो उपमा में है। एक देखिए, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन जो है स्वप्न के, जीवन स्वप्न के समान है, जीवन स्वप्न के समान है। ये लाइफ जो लग गया, ये जो है आपको डिक्लेयर कर दिया। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, मतलब कि अपॉन प्लेस बीनीथ, हेवन जैसे स्वर्ग से बूंदे पृथ्वी पर ऑटोमेटिक ड्रॉप करती है, गिरती है। ये मर्सीज का पहला लाइन लिया है, मर्सी इंटरमीडिएट का मर्सी चैप्टर था एंटोनियो सालाक वाला, तो उसमें कहा कि जिस तरह से मानव के हृदय में दया उत्पन्न होती है, उसी तरह से जैसे कि भगवान और स्वर्ग से बूंदे ड्रॉप करती है, गिरती है ऑटोमेटिक, उसी तरह से मानव के हृदय में दया उत्पन्न होती है। ये वो पुरुषिया की लाइन थी, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर एज लगा है, इसलिए हम पहचान लेंगे क्या है, सिमली है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। और इसके बाद यहाँ पे और है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह ताजी है, कैसे, ड्यू की तरह, ओस की तरह एकदम ताजी है। द नाइट, यह जो रात्रि है, इज डार्क, अंधेरा है, एज किस तरह, ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की तरह क्या है, अंधेरा है। चलिए अब मेटाफर पे आ जाते हैं, समझ में आया, सिमली को बढ़िया समझ लेना। सिमली बस इतना जान लो, तुम्हारे आने के लिए काम क्या है, आपके आने के लिए, आपके आने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगे वो होगा कि किस तरह से हम एज सो लाइक लगा और पहचान लिए, उसी तरह से सिमली को हम ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके उसके परिभाषा थोड़ा सा लर्न कर लेंगे। अगर आ गया इन केस तो परिभाषा भी मार लेंगे और परिभाषा को लिख भी लेंगे। इसके बाद हम एज सो लाइक को पहचान करके हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और इसको समझ सार्टली बस एज सो लाइक समझना है और सिमली में लेके चले जाना है। ठीक है, चलिए मेटाफर पे चलते हैं।
मेटाफर, रूपक, जस्ट उसके उसी में समाहित मान लीजिए सिमली में। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए कंपेरिजन इज नॉट मेड बट वन थिंग्स इज कंसिडर्ड एज एन अदर। मतलब फिगर ऑफ स्पीच कंपेरिजन एज नॉट मेड, किसी से कंपेरिजन नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद द वर्ड्स इज कंपेरिजन लाइक ए सो एज आर नॉट गिवन, मतलब कि जो कंपेरिजन शब्द है एज सो लाइक जो हम सिमली में करते थे वो इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अब मेटाफर इज एन इम्प्लीमेंट सिमली, अच्छा मेटाफर है सिमली में ही इम्प्लीमेंट है एक। चलिए ठीक है, एक और करते हैं। इस अलंकार में दो वस्तुओं के बीच तुलना नहीं होता है, चलिए तो ठीक समझ में आ गया, बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बताया जाता है यार, मतलब कि एक वस्तु के यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है तो, और इसमें तुलना के शब्द जो है लाइक सो एज का प्रयोग नहीं रहता, ये तो हमें अभी बता ही दिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर सिमली छिपा होता है, ये तो अभी बता ही दिए हैं। अब आ जाइए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। देखिए हमने कहा था एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि अभी देखें कि हम लोगों ने कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो लाइक लगा था तो सिमली था, अगर ये लाइक अब नहीं लगा है तो ये क्या बन जाएगा, मेटाफर बन जाएगा, ये मेटाफर हो जाएगा। तो मेटाफर हो गया। अच्छा एक चीज और समझना, लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, अभी इसमें लगा था एज सो लाइक लगा था, हटा दिया बन गया सेम। तो ऐसे ही समझेंगे हम ना, ऐसे ही समझेंगे कि जब ये नहीं लगा रहेगा तो आराम से हम कर ले जाएंगे। अब देखिए कैनल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, जो कैमल होते हैं मतलब ऊंट जो होते हैं, इज द शिप जहाज है ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज हैं। अगर एज लग जाए तो रेगिस्तान की तरह जहाज है तब तो मान लीजिए यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं, तो ये अभी इसमें ऐसो लाइक लगा नहीं है, इसलिए क्या है मेटाफर। लाइफ इज ए नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, अगर ऐसा लाइफ इज ए लाइक ए बेड ऑफ रोजेज तब तो सिमली हो जाता, बस हटा दिया गया है, वो ऐसो लाइक को हटा दिया गया है, तो इसलिए हम समझ जाएंगे क्या है, मेटाफर है, ठीक है। चलिए पर्सनिफिकेशन को समझते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, साथ ही हैं और सातों को हम समझ के अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब यहां पे आते हैं पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। और ऐसे पर्सनिफिकेशन नाम से ही समझ में आता है, पर्सनिफिकेशन परसानी में जो डाल दे वही पर्सनिफिकेशन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ लीजिए साथ में। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और अबस्ट्रैक्ट आइडियाज आर कंसिडर एज दे हैव लाइफ, जो ऐसे मतलब इस अलंकार में निर्जीव वस्तु या के भाव को, विचार को, जिन्हें न तो देखा जा सकता है और न सुना जा सकता है, इस तरह कार्य करते हैं जो सजीव को निर्जीव माना गया हो। सजीव को निर्जीव मानकर, यानी एक तरह से कहा जाए कि सजीव को निर्जीव मानकर, यानी निर्जीव चीजों को भी सजीव की तरह व्यक्त कर दिया जाए, ऐसे चीजों को हम क्या कर देते हैं, पर्सनिफिकेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ सजीव चीजें हैं और उसको निर्जीव की तरह व्यक्त कर दिया जाए, मतलब कि ऐसी कोई चीजें जो मानव को रिप्रेजेंट करे, डिनोट करे और वो मानव हो ना, तो वो क्या होगा, पर्सनिफिकेशन हो गया। समझ में आया? देखिए अब एग्जांपल से हम समझ में आ जाएगा। अभी एग्जांपल हम लेते हैं, तुरंत आपको पूरी डिफाइन यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे लव इज ब्लाइंड, एक एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, ठीक। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, ठीक, प्यार अंधा है। अंधा तो एक सजीव के लिए आता है, और लव अंधा है, कौन देखा है, तो इसलिए कोई चीजें, ऐसी चीजें जो मानव को रिप्रेजेंट करता हो और मानव हो ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो पर्सनिफिकेशन का रहेगा। अब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, लाई, ए लाई, थोड़ा सा स्पेस देना है। ए लाई हैज नो लेग, मतलब कि झूठ के पैर नहीं होते। झूठ तो देखा नहीं गया है, बस महसूस किया गया है, देखा तो गया नहीं। अभी मैंने परिभाषा में बताया कि जो देखा ना गया हो ऐसा, ठीक है। तो लाइव हैज नो लेग, झूठ के पैर नहीं होते। जब झूठ के पैर नहीं होते तो जाहिर सी बात है झूठ एक चीज है, वाकई में ऐसा बोला गया है कि पैर तो इंसान के होते हैं, लेकिन जो झूठ है उस तो देखा नहीं गया है। तो ऐसे चीज जो मानव को रिप्रेजेंट करे लेकिन वो दिखे ना, तो क्या कहलाएगा, पर्सनिफिकेशन कहलाएगा। तो चलिए पर्सनिफिकेशन ये हो गया आपका। अब यहाँ पे एक चीज और, अनएग्जाइटी, एग्जाइटी, अनएग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब चिंता,
मतलब कि जो एंग्जाइटी होती है, हम लोग की बहुत बेचैन होते हैं, इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर बैठ रही है, मतलब चिंता उसके चेहरे पे या घबराहट उसके चेहरे पर बैठ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब वो मानो तो है नहीं कि बैठेगा, ऐसे में हम क्या समझ लेंगे, परेशानी फिकर चैन। चलो एक चीज और समझते हैं थोड़ा सा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अपॉर्चुनिटी मतलब कि सौभाग्य कहा जाए तो, नॉक्स माने खटखटाती है, एट द डोर बट वंस, एक बार आपकी भविष्य जो है हमेशा एक बार दरवाजा खटखटाती है। ऐसा कहा गया, दरवाजा खटखटाना तो इंसान खटखटाता है, लेकिन यहाँ पर इंसान है नहीं, अपॉर्चुनिटी है, इसलिए ये क्या कहलाया जाएगा, पर्सनिफिकेशन कहलाया जाएगा। एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और होगा शायद, इनकेस नहीं बस हो गया। ऑक्सीमोरन अब चलते हैं। ऑक्सीमोरन हम लोग को 3 चीज पढ़े, एक सिमिली पढ़े जिसमें ऐसो लाइक यूज होता है, जस्ट उसके अपोजिट ऐसो लाइक यूज नहीं होता है, मेटाफर हो गया। पर्सनिफिकेशन में हम लोगों ने सोचा कि पर्सनिफिकेशन में ऐसा चीज जो मानव को रिप्रेजेंट का मानव हो ना, बस भाव दिखे ना, वो भाव की तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगा, पर्सनिफिकेशन कहलाएगा। अब देखते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में विरोधाभास ना, आरजी मतलब विरोधाभास। अच्छा इसको देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में दो अपोजिट क्वालिटी गुण हैपन इन द सेम टाइम्स, एक ही समय पर 2 अपोजिट गुण उसके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी कहा जाता है ना कि वो सही बुरा है, सही है बुरा है, ये दोनों चीज तो हो नहीं सकता कभी। तो ऐसा अगर इंसान अगर दो अर्थी में बोले और दोनों अपोजिट क्वालिटी रिप्रेजेंट करे तो वो क्या कहलाएगा, फिगर ऑफ स्पीच का इस ऑक्सीमोरन होगा। तो इस अलंकार में एक ही वस्तु को विरोध गुणवत्ता को दर्शाया जाता है। चलिए ठीक है, तो सही है, हिंदी आप समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, चलिए एग्जाम्पल में आ जाते हैं। लाइफ इज ए बिटर स्वीट, ठीक, लाइफ इज ए बिटर स्वीट। थोड़ा सब लोग ज्वाइन कर लीजिए आप लोग और इसको देखते रहिएगा, ठीक है, और बढ़िया से देख के इसको नंबर फिक्स करना है, छोड़ना थोड़ी है। और यहाँ पे चलिए, लाइफ जीवन इज बिटर स्वीट, जीवन जो है बिटर स्वीट है। बिटर स्वीट मतलब खट्टी मीठी है। देखिए एक खट्टी और मीठी दोनों अपोजिट वर्ड है, और जब अपोजिट वर्ड हो तो समझ लेना क्या है, वो ऑक्सीमोरन है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज मतलब थोड़ा सा यहाँ से स्पेस होगा या ऐसे कहते सकते हैं, इट इज एन ओपन सीक्रेट, सेक्रेट। तो आप यहां देखेंगे कि यह एक खुला रहस्य है। सेक्रेट एक तो रहस्य होता है और ओपन कभी होता नहीं, ये अपोजिट वर्ड दोनों है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन तो है, डेफिनेटली ऑक्सीमोरन ही है। चलिए इतना देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल से हम लोग को कंफर्म हो जाएगा। देखिए, जेम्स वाज द वाइजेस्ट फूल। अच्छा जेम्स नाम है, वाज था, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट माने सबसे समझदार और मूर्ख। समझदार कभी मूर्ख नहीं हो सकता, ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है, और जब अपोजिट वर्ड होता है तो जान लीजिए क्या है, ऑक्सीमोरन। चलो फिर देख ले, क्या ऐसो लाइक यूज है, क्या सिमिली है, क्या नहीं है, मेटाफर होने का कोई चांस नहीं है। और इसके बाद पर्सनिफिकेशन वाली बात कहीं नहीं जा रही है, जेम्स नाम है, वो तो भाव होता तब ना, तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वह महसूस कर रही है, वह महसूस कर रही थी, वह महसूस कर रही थी स्वीट पेन। स्वीट मतलब मीठा दर्द, दर्द भी मीठा होता है क्या, यहाँ पे ये स्वीट पेन दर्द मीठा, यानी दर्द है और मीठा भी है, अपोजिट वर्ड यूज होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑक्सीमोरन हो गया। चलिए अगला चलते हैं, ही इज रेगुलर इरेगुलर। हाँ आपको एकदम कंफर्म हो गया कि क्या कह रहा है वो, वह है रेगुलर इरेगुलर, मतलब वह नियमित अनियमित है, वह नियमित और अनियमित है। अपोजिट, नियमित अनियमित दोनों अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीमोरन का सिंबल है, ठीक। चलिए ये आपको ऑक्सीमोरन समझ आया। अब आप कुछ आते हैं इसमें हाइपरबोल में। हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। अतिशयोक्ति मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, कोई चीज हो जो बहुत ज्यादा अति कर दिया जाए, ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे इन दिस फिगर ऑफ, इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस फिगर ऑफ स्पीच में थिंग्स वस्तुएं आर रिप्रेजेंट बेटर अथवा वर्स, मतलब अच्छा और बुरा, ग्रेटर और लेस देन द रियली और, मतलब वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, हाइपर बोल कहलाता है। चलो हिंदी में देख लेते हैं, इसमें हिंदी में देखते हैं तो कंफर्म हो जाता है। हिंदी में इसलिए दिए हैं कि आप दोनों कंप्रोमाइज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस अलंकार में वस्तु को उनकी वास्तविकता स्थिति से बहुत
बढ़ाकर या बहुत घटाकर बताया जाता है। यही से आप समझ गए होंगे आई थिंक। अगर समझ गए होंगे तो फिर चलते हैं इस पे एग्जाम्पल पे, तुरंत एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हाँ, अब यहां पर आप स्पष्ट इसमें कर पाएंगे। वह सी वेप्ट, वह रोई ओशियन ऑफ टीयर्स, मतलब समुद्र की आंसुओं के बराबर रोई, आंसुओं की तरह रोई। वाह, ये कैसे कर सकते हैं? आंसुओं की तरह नहीं कर सकते, आप सीधा सी वेप्ट, वह रोई ओशियन ऑफ टीयर्स, मतलब समुद्र की आंसू, समुद्र के आंसू सी वो रोई, इतनी रोई। अच्छा, स्पष्ट भाव समझ में आ रहा है कि क्या कभी हो सकता है कि कोई रोएगा और उसके आंसुओं से समुद्र बन जाएगा, ओशियन हो सकता है? नहीं। अच्छा चलिए देख लेते हैं। रिवर माने नदी, रिवर्स नदियां, ऑफ ब्लड, खूनों की नदियां, फ्लोट माने भर गई, इन द बैटल, बैटल फील्ड में सबसे बड़ा अगर युद्ध हुआ होगा तो महाभारत हुआ होगा, लेकिन आज तक क्या वहां खून की नदियां बही? बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, हाई फाई बोला जाए, और जब हाई फाई बोला जाएगा तो हाइपर बोल कहलाएगा। हाई फाई बोल यानी हाइपर बोल। चलिए, द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, मतलब कि जो वेव्स है वो क्या आता है? माउंटेन हाई की तरह ऊंचा है। चलिए और देख लेते हैं, बस इतना देख ले। इतने एग्जाम्पल में तो आपको एकदम डेफिनेटली क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, 10,000 10,000 आई 10,000 सा, मैंने 10,000 देखा, आई एट ए ग्लांस, मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक, कमा होगा, एट ए ग्लांस, एक नज़र में मैंने 10,000 लोगों को देखा या 10,000 देखा। पॉसिबल ही नहीं, अगर रुपए होते तो देख लेते, लेकिन अगर आदमी है इंसान तो 1,000 में नहीं देखेगा, तो कहीं ना कहीं जरूर हाई फाई बोला जा रहा है। इसके बाद द मैन इन द कैप्स हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट, मतलब एक आदमी के अंदर इतनी शक्ति हो सकती है 10,000 हाथियों के बराबर। इन्होंने ऐसा बोल दिया, हैड स्ट्रेंथ, ताकत है उसके पास 1,000 एलिफेंट्स, तो कहीं जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा। और जैसे ही बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा हम तुरंत इंप्लीमेंट कर लेंगे क्या? हाई फाई बोला गया, हाइपरबोल है। ठीक, हाइपरबोल है तो हाइपरबोल है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद 2 और बचे हैं, हम लोग जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी मतलब होता है संबोधन, और ये बड़ा सरल होता है। संबोधन में ज़्यादा हम लोग परेशानी नहीं होती। संबोधन क्या होता है, आप जुड़े रहिए, लास्ट में एक कोटेशन बोलेंगे, बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है, जिसमें आपको ये इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करेगा वो। ठीक है, एन एपोस्ट्रॉफी, एक एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस, तो एक एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द एब्सेंट, डेड और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या कि निर्जीव चीजों को या सजीव को संबोधित करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इस अलंकार में किसी अनुपस्थित मृतक को संबोधित किया जाता है, मतलब कि कोई चीजें हो, मृतक हो, अनुपस्थित हो और उसे बुलाया जाता हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका एक सबसे अगर पहचानने का तरीका अगर आप समझते हो तो आप क्या होगा कि इसमें एक संबोधन का चिन्ह लगा होगा पक्का उस सेंटेंस में, कहीं ना कहीं। जैसे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता है, तो इसमें निश्चित रूप से क्या होता है, संबोधन का चिन्ह लगा होगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, आप पहचान लोगे। लेकिन अगर जहां परिभाषा की बात आएगी आप पूरा बताओगे, एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द एब्सेंट, डेड और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ए यहां से चले जाओ, बाहर चले जाओ तुम लोग। ओ डेथ कम सुन, ओ मृत्यु मेरे पास आओ। अगर ऐसा आता है तो आप ओ सुन कम सुन आता है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप मार दोगे कि हाँ ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। जूलियस सीजर, जुलियस सीजर एक मर्चेंट ऑफ वेनिस में, सॉरी जूलियस सीजर एक नाटक है जहाँ पर इसका क्या नाम है, शेक्सपियर का, जो जूलियस सीजर में उन्होंने कहा दाउ थाउ आर्ट एंड आर माइटली गेट, यहाँ पर एक संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है जूलियस सीजर के लिए। तो जैसे जूलियस सीजर में इन्होंने संबोधित किया, बुलाया, तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा हुआ था। ठीक, तो एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा हुआ था, ज़्यादा सोचना है नहीं, आप कर दोगे आराम से। ओ कैप्टन माई कैप्टन, यहाँ पे देखिए ओ कैप्टन, सुनिए ओ मेरे कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, अगर आता है तो एक चैप्टर में भी नाम था एक इंटरमीडिएट के, तो इसमें भी समझ जाएंगे ये। ठीक है, सोलिट्यूड, वेयर आर दी चार्म्स, ये भी देखिए यहाँ पे संबोधन का चिन्ह है, आप इससे आप समझ सकते हैं। अब आनोमोटोपोइया, ये आखिरी है आपका, और इस पे आप अगर आ जाइए, इस पे देखिए आनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच
साउंड सजेस्ट मीनिंग, मतलब साउंड को सजेस्ट करता है। साउंड मतलब कि जो हम लोग आवाज बोलते हैं इसको सजेस्ट करके इसमें ध्वनि सूचक का रिप्रेजेंट करता है। फिर से देख लेंगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट मीनिंग, इसका मतलब है कि फिगर ऑफ स्पीच में साउंड यानी ध्वनि सजेस्ट करता है, उसका अर्थ ही सजेस्ट होता है। हिंदी में देखिए क्या, इस अलंकार में ध्वनि से पता चल जाता है कि वस्तु क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे कि द कैट क्या करता है, म्यू करती है। कैट क्या करती है, म्यू करती है। कैट म्यू करती है, हार्स ही करता है, तो जो आवाज निकलती है ना उसी का है ऑनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। ठीक, और फिर देख लेते हैं एलिफेंट्स ट्रिम्प, एलिफेंट जो होती है हिनहिनाती है तो उसकी आवाज जो होती है ये होती है। लायंस क्या करता है, दहाड़ता है, रोर करता है, तो ये रोर शब्द आना ही क्या कहलाता है, हमारा स्नेक हिस, जो सांप होते हैं हिस करते हैं, जो आवाज आती है म्यू, कैट, ये सब सारी चीजें ऑनोमेटोपोइया के तहत आते हैं। थ्रेड आर द हम्बलिंग ऑफ बीज, और क्या होते हैं ये जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं, बी करती हैं, तो ये बी शब्द जो है ये कहलाता है आपके ऑनोमेटोपोइया का सिंबल है। ठीक, ये बस इतना ही है। हियर द वाटर लैपिंग, जो एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो वाटर होता है वो लैपिंग करता है। लैपिंग मतलब आवाज आती है, आवाज आप नहीं करेंगे छप छप छप, उसका अंग्रेजी वर्ड होता है लैपिंग। ठीक है, एंड फिर ब्यूटी बॉर्न द मर्मरिंग साउंड, उसकी जो साउंड होती है मर्मरिंग होती है। तो ही हियर लेक वाटर्स लैपिंग मतलब विद द लो साउंड। इस तरह से आप अगर आएगा तो कभी भी साउंड की बात आएगी तो साउंड वाले 2-4 की होते हैं वर्ड, उसको याद कर लीजिएगा और याद करके आप इसका अर्थ निकाल लेंगे। और एक चीज बहुत बढ़िया सामने आपको बताया था कि एक ट्रिक आपको हम बताएंगे जिस ट्रिक से आपके सातों नाम याद होंगे। ये ट्रिक आपके सामने रिप्रेजेंट है। ठीक, देखिए अब ये ट्रिक आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रिक है शैम्पू, तो शैम्पू से क्या हो जाएगा, सिमली, हाइपरबोल, यस से क्या हो जाएगा, हाइपर बोल हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। और में से क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, मेटाफर। और इसके बाद आपका और 2 बचे हैं, यच तक हो गया, यम तक हो गया था। ठीक, स्टॉक कर दीजिए आप। अब आ जाइए, यम तक हो गया था, ये अब परेशानी फिकेशन हो जाएगा। ठीक, और ऑब्जी मोरन हो जाएगा, आप अपने से बना लीजिएगा नोट्स में। और इसका होगा आनोमेटोफोइया, आनोमेटोफोइया। तो अब आ जाएगा इसमें आपके 5 आपके नाम इसमें क्लियर हो गए। तो ये हो गया आपका ट्रिक। एक ट्रिक के माध्यम से आप सब सातों को शैम्पू रोज यूज करते हैं, शैम्पू लिखिए और शैम्पू गाले आराम से पूरे नाम को यूज कर लीजिए। और ये हो जाएगा आपका ट्रिक पोएटिक डिवाइस। अब पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे पोएम के वो आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि लिखिए। एक चीज और है, इलिट्रेशन है, एक इलिट्रेशन है। चलिए नेक्स्ट, एक आपका इलिट्रेशन एक था और इलिट्रेशन का आप आराम से इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। एक इलिट्रेशन था, ये इलिट्रेशन फिगर इसमें कहा है इलिट्रेशन इज यूज्ड पोस्टिंग मीन्स इफेक्ट it can be used to create a greater and more encouraging descriptions different same people and objects। अर्थात कभी कभी क्या होता है, some example of illiteration, मतलब वो illiteration का ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं ये यस यस बार बार रिपीट होता है, वही क्या होता है, illiteration होता है। अब illiteration का एक सीधा सा मीनिंग आप समझ लीजिए कि चाचू ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई,
तो च बार बार आवृत्ति आ रही है, तो जो बार बार शब्द आवृत्ति वो इलिट्रेशन कहलाता था। यही खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ जो आती है वही सेम ऐसे भी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है कंप्लीट हुआ, और समरी के तौर पे देखिएगा, सिमली पढ़ें, सिमली पढ़ने के बाद ऐसो लाइक यूज करना है, मेटाफर में उसको कोई नहीं यूज करना है। परेशानी फिगर में जल्दी से समझ लेंगे, परेशानी फिगर में का भाव को निर्जीव माना जाता है, मतलब कि भाववाचक जो कि निर्जीव होता है ऑलरेडी, मतलब कि निर्जीव देखा जाए तो वो जो है भाव है जिसमें कहा जाता है हम सजीव मान के व्यक्त करते हैं, जो जहाँ पर सजीव इंसान को मानकर व्यक्त किया जाता है, ऐसे परेशानी फिगर होगा। इसके बाद आपने एपोस्ट्रॉफी की बात करिए, एपोस्ट्रॉफी में संबोधन का चिन्ह होता है। इसके बाद हाइपरबोल की बात करिए जिसमें हाई फाई बोला जाता है, आदि मोर में विरोधाभास होता है, जो अपोजिट वर्ड कर जाता है, आनोमोटोपोइया में ध्वनि सूचक बात होता है। ये सब तो बताया। इलिट्रेशन में आप देख ही रहे हो, इलिट्रेशन में क्या होता है, शब्द को बार बार आवृत्ति आ रही है तो हम क्या इलिट्रेशन कर देंगे, बस बात खत्म। इतना ही चाहिएगा आपको। और है पोएटिक डिवाइस जो कि डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में जो इंक्लूड है उससे एक्स्ट्रा एक बताए हैं, इससे ही संबंधित आ जाते हैं। एक आध दो अलग से आ जाए वो अपवाद हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल आप जुड़े रहिए, इसी तरह हम आपको कुछ न कुछ नई वीडियो आपको पर डे का जाता अपलोड करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस बोर्ड एग्जाम के लिए। फिलहाल मिलते हैं नए इरादे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए आगे। धन्यवाद, बाय बाय।